जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस तथा अन्य सभी परीक्षाओं में हिंदी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनकी भविष्य में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन सभी प्रश्नों के बारे में और उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है गद्यांश से संबंधित है, यानी गद्यांश आपको पढ़ना है और 5 प्रश्न इस पर आधारित आपको मिलेंगे और 5 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। चलिए तो पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम और जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है, कभी लड़ने मरने से, कभी खून बहाने से, कभी तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गया। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने को कोई कारखाने नहीं होते हैं। वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी पानी दिए, बिना किसी दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की जीवन चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुँचे तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। हमने पैसेज पढ़ लिया। अब पहला प्रश्न कह रहे हैं इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? वीरता संस्मरण, सच्ची वीरता, वीरों का उत्पन्न होना या देवदार और वीर। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी यानी सच्ची वीरता तो बिल्कुल सही जवाब है। इस गद्यांश को पढ़ने से आपको प्रतीत हो रहा है कि इसमें बात केवल और केवल वीरता की गई है कि वीर कैसे होते हैं, आप किस प्रकार से काम करते हैं कि आप अच्छे वीर कहलाते हैं, बड़े वीर कहलाते हैं, सच्चे वीर कहलाते हैं। तो इसलिए इन सभी चारों से आप गलत नहीं कर सकते किसी को, लेकिन सबसे उपयुक्त जो लगेगा वो लगेगा सच्ची वीरता और ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वीरता का संदेश क्या है? यह संकल्प कि किसी भी हालत में युद्ध जीतना है, बुद्ध जैसे राजा की तरह विरक्त होना, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटक रहना या हमेशा नया और निराला रहना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटक रहना तो बिल्कुल सही जवाब है। यह संकल्प कि किसी भी हालत में युद्ध जीतना है, ये वीरता का मकसद नहीं होता है। बुद्ध जैसे राजा की तरफ विरक्त होना, यह भी जरूरी नहीं है कि आप विरक्त होकर ही वीर बने। वीर किसी भी स्थिति में बना जा सकता है, ना केवल युद्ध लड़के बल्कि आप अपने दृढ़ विचारों के साथ यदि आप समाज में अपना योगदान देते हैं तो वो भी वीरता का एक प्रतीक ही होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वीरों की देवदार के वृक्ष से तुलना की गई है, क्यों? क्योंकि दोनों खाना पीना मिलने पर ही बढ़ते हैं। बिल्कुल गलत बात है। बिना खाना पीने, बिना किसी के पानी पिलाए, दूध पिलाए ही बढ़ जाते हैं, ऐसा पैसेज में कहा गया है। क्योंकि उनका दिल उदार होता है, बिल्कुल गलत बात। सत्य का हमेशा पालन करते हैं, बिल्कुल गलत बात। स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैसेज, मतलब गद्यांश के अनुसार। निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? क्रोध, युद्ध, त्याग या दान। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए क्रोध तो बिल्कुल सही जवाब है। वीरता का स्वरूप जो है वो क्रोध नहीं होता है। युद्ध करते हैं वीर लोग, दानवीर भी होते हैं, त्याग भी करते हैं, लेकिन क्रोध करना ये वीरों का काम नहीं है, ये कायरों का काम है। अगला प्रश्न, वीरों का एक विशेष लक्षण क्या है? अब इसमें 2 ही ऑप्शन रहे, ये 2 ऑप्शन कट गए हैं, तो देखिएगा इन्हीं दोनों में से आंसर आपका है कि वीरता का विशेष लक्षण क्या है, नयापन या नकल। तो वीर नकल तो करते नहीं हैं, उनके अंदर हमेशा कुछ न कुछ नया होता रहता है, कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, जोश हमेशा भरा रहता है, तो नयापन सही हो जाएगा। वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या है? श्री राम प्रसाद द्विवेदी, श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी, श्री हरि द्विवेदी या श्री गिरिधर द्विवेदी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है श्री हरि द्विवेदी। वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम है श्री हरि द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? साहित्य संदेश, विशाल भारत, सरस्वती, विनय पत्रिका। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी सरस्वती पत्रिका तो बिल्कुल सही जवाब है। कल पिछले वीडियो में ही आपको सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा सारे के सारे कार्य बहुत अच्छे से बताए गए थे।
किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस या रौद्र रस? वात्सल्य है ये, वात्सल्य नहीं है, वात्सल्य रस। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, उग्र, गर्व, हर्ष ये होता है। आपको जब काव्य या पद्य पढ़ने से आपके मन में उत्साह जागृत होता है, वीरता का भाव उत्पन्न होता है, तो आप कहते हैं भाई ये क्या है? वीर रस का भाव है। श्रृंगार रस क्या होता है? जहाँ पे नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है वो श्रृंगार रस वहाँ पे होता है। और श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस होता है और एक वियोग श्रृंगार रस होता है। तो जो संयोग श्रृंगार रस होता है, तो जब नायक नायिका के मिलन का वर्णन गद्य में पद्य में होता है तो फिर संयोग श्रृंगार रस, और जब उनके बिछड़ने का, उनके वियोग का होता है तो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। वात्सल्य जो होता है वो बड़े का छोटे के प्रति प्यार दर्शाया जाता है काव्य में जब, तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। और रौद्र, जहाँ पर काव्य में आपको क्रोध दिखाई दे वहाँ पे रौद्र रस का रूप होता है। अगला प्रश्न, चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16, 15। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई का मतलब क्या होता है? चौपाई का मतलब आप पढ़ते हैं ना, बहुत फेमस चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। तो मंगल भवन या मंगल हारी जब आप पढ़ेंगे तो इसमें 16 मात्राएं होती हैं। द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी, इसमें भी 16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद इसी को बोलते हैं। अगर आप सममात्रिक छंद जान गए तो जरा ये भी जान लीजिए कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन से? मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक। इसी मात्रिक में सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद होते हैं। तो चूंकि समान मात्राएं हैं तो इसलिए सममात्रिक छंद इसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी निम्न से किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भविंत काल, भविंत नहीं भक्ति काल होगा, मिसप्रिंटिंग ज़्यादा है, रीतिकाल या आधुनिक काल? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। बिहारी जी जो है वो रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि जो होती है भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। ध्यान से समझिएगा, मैंने जैसे कहा ज, तो ये जो मैंने बोला ये लघुत्तम इकाई नहीं है। जैसे मैंने इस पर हलंत लगा दिया ना तो ये हो गई ध्वनि। ये भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई है और इसको हम ध्वनि कहते हैं। जब हम इसमें अ जोड़ते हैं ना तब जाके ये बनता है ज, पूरा का पूरा ज। अब ये जो है कि अब इसको जो है कि ये वर्ड हो गया और इसमें स्वर भी जुड़ा हुआ है। स्वर को हटा लेंगे तो ये ध्वनि हो जाएगी और ये अकेले अपने आप में ध्वनि है, ये अकेले अपने आप में ध्वनि होती है। अगला प्रश्न, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में या इनमें से कोई नहीं? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में किया जाता है। अब ये विराम चिन्ह क्या होते हैं समझिएगा बात को। जब वाक्य या पूरे पैराग्राफ के बीच में जो भी चिन्ह लगाते हैं वो उपविराम चिन्ह होते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि भाई श्री कामता प्रसाद गुरु जी द्वारा जो है कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी बतलाई गई है? तो आप बताते हैं 20 बतलाई गई है। अब ये पूर्ण विराम से संबंधित 3-4 बातें जान लेते हैं। पूर्ण विराम ये दिया हुआ है ना, अब एक देता है कॉमा, कामा क्या कहते हैं? अल्प विराम। एक देता है सेमी कॉलन, इसको हम कहते हैं अर्ध विराम। एक देता है कॉलन, इसको हम कहते हैं उपविराम। क्या बोलते हैं? उपविराम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपविराम, अर्धविराम, अल्प विराम। ठीक है, इतनी बातें बहुत जरूरी है। इसके बाद एक होता है जब आपकी लाइन छूट जाती है, कहीं पे कोई बात लिखने छूट जाती है तो आप ऐसे लगा के फिर इसके बाद लिखते हैं बात, तो वो कहलाता है हंस पद। क्या कहते हैं? हंस पद। आप कोई चीज़ शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे शून्य लगा देते हैं, गोला लगा देते हैं, तो इसे हम कहते हैं लाघव चिन्ह। क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। जब हम बीच में ऐसे लगा देते हैं कि 2 शब्दों के बीच में जब लगा देते हैं तो इसको कहते हैं योजक चिन्ह। लेकिन जब इसी को बड़ा लगाते हैं, किसी के जैसे मान लेते हैं कि हजारे प्रसाद द्विवेदी और इसके बाद हमने ऐसे लगा करके इसके बाद कोई बात इनकी लिख दी, तो इसे हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह। ठीक है, तो योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में अंतर समझिएगा। चलिए अगला प्रश्न, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज?
यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। लालटेन जो है वो विदेशी शब्द है। कैसे, समझिएगा। लालटेन जो है वो लालटेन नहीं था, ये है लैंटर्न। क्या है, लैंटर्न। और जब किसी, ये लैंटर्न तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो जब अंग्रेजी भाषा यानी किसी विदेशी भाषा के शब्द को हम प्रयोग कर रहे हैं हिंदी में, तो लैंटर्न को धीरे धीरे हम लालटेन लालटेन कहने लगे, तो ये लैंटर्न लालटेन बन गया। और लालटेन भले बन गया, लेकिन हिंदी में भले प्रयोग हो रहा है, लेकिन है तो विदेशी भाषा का शब्द, तो इसलिए हम इसको विदेशी शब्द कहते हैं। इसी में आता है आपका अस्पताल। अब हॉस्पिटल को हम अस्पताल अस्पताल कहने लगे, लेकिन है तो विदेशी शब्द, ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि भाई ये होता है विदेशी शब्द। अच्छा, अब जब शब्द की बात हो गई तो थोड़ा शब्द के बारे में जानकारी रख लेते हैं। शब्द क्या होते हैं भाई? शब्द जो है वर्णों के मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक सार्थक, एक निरर्थक। तो ये सार्थक के कुछ भेद होते हैं और निरर्थक के कोई भेद नहीं होते हैं, ठीक है। सार्थक चार आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। किसके आधार पर? पहला होता है भाई स्रोत के आधार पर, दूसरा होता है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है रूप या प्रयोग के आधार पर, चौथा होता है अर्थ के आधार पर। तो जो स्रोत के आधार पर होते हैं वो होते हैं 5: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ठीक है। और जो रचना या बनावट के आधार पे है 3 होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और रूप या प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द, यानी 2 होते हैं। और अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं 4। कौन कौन से अर्थ के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, इसके बाद समानार्थी और विलोमार्थी यानी विपरीतार्थी, ठीक है। तो आपने कहा ये होते हैं, ये शब्दों की जो श्रृंखला है पूरी की पूरी जो है कि इनका वर्गीकरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछाता है, आपसे पूछ लेता है भाई अर्थ के आधार पे शब्दों की संख्या बता दो, रचना के आधार पर शब्दों की संख्या बता दो। आपको पता रहेगा, आप बता देंगे रचना के आधार पे 3 होता है, अर्थ के आधार पे 4 होता है, रूप के आधार पे 2 होता है, ठीक है। तो इसलिए ये पार्ट जो है यानी भेद बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। आप, स्वयं, अपना, सभी गलत। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। वो कह रहा है निजवाचक सर्वनाम। देखिए सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के, उन 6 प्रकार में एक प्रकार होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब आप कहते हैं मैं काम आप ही कर लूँगा, मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, मैं काम खुद कर लूँगा। तो आप, स्वयं, ये दोनों के दोनों सर्वनाम हैं, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप, मतलब उस निजवाची जो सर्वनाम है उससे संबंध अपना दिखाई देता हो। तो यहाँ अपना, आप से बना है अपना, तो ये संबंधवाची सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाची सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम का संबंधवाची रूप हो जाएगा, तो इसलिए अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहाँ सर्वनाम आया है तो सर्वनाम जान लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का पहला पार्ट होता है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा निजवाचक और छठा प्रश्नवाचक, ठीक है। अगला, अर्चना अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा विशेषण है? अर्चना अत्यंत सुंदर है। यदि आपने चुना सुंदर तो बिल्कुल सही जवाब है। अर्चना अत्यंत सुंदर में विशेषण है सुंदर। जो अत्यंत देख रहे हैं आप, ये अत्यंत प्रविशेषण है, ध्यान समझिएगा। विशेषण जो होता है वो किसी संज्ञा का जो विशेषता बतलाता हो उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन उस विशेषण की भी विशेषता जो बतलाए उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। तो प्रश्न सीधे पूछा जाता है, विशेषण की जो विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं प्रविशेषण। अत्यंत सुंदर, सुंदर तो विशेषण हो गया, अब कितने सुंदर? तो अत्यंत सुंदर, तो इसको हम कहेंगे प्रविशेषण। विशेषण की बात आ गई है तो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के, ध्यान रखिएगा। भाग भेद जो है बराबर याद रखिएगा, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाची और परिमाणवाची, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। भेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, वह आजकल दिल्ली में है। इस वाक्य में रेखांकित, यानी ये आजकल रेखांकित है, आजकल जो रेखांकित है वो क्या है? क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनाम या क्रिया? देखिए अव्यय का मतलब क्या होता है? जिसको तोड़ा न जा सके। तो ये आजकल तो थोड़ा, आज और कल 2 अलग अलग है तो टूटा जा सकता है। क्रिया ये है नहीं, सर्वनाम आप साफ देख रहे हैं ये है नहीं, तो क्या है? क्रिया विशेषण है। आजकल क्रिया विशेषण कैसे हो जाएगा? ध्यान समझिएगा। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाता है,
क्रिया विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। पहला ये होता है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक मतलब कब, कहाँ, या कब जो है कि आज, कल, आजकल, ये सारे के सारे कालवाचक विशेषण। स्थानवाचक होता है, रीतिवाचक होता है ना। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और फिर परिमाणवाचक, ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। यानी लिंक याद रखिएगा, 4 प्रकार के विशेषण भी होते हैं और 4 प्रकार के क्रिया विशेषण भी होते हैं, याद करने में आसानी रहेगी। अगला प्रश्न में कह रहे हैं वीर पुरुष में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व। गलत बात है, यहाँ एक ऑप्शन आप रख लीजिएगा कर्मधारय, और कर्मधारय ही सही है। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष। कर्मधारय समास का डेफिनेशन कहता है कि जहाँ पे पहला पद जो प्रथम पद होता है विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। और यहाँ पे क्या होता है, वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष और है जो के समान का भी अर्थ निकलता है, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्रिदश किसका पर्यायवाची है? देवता, अनुचर, वाटिका, कोई नहीं। यदि आपने चुना देवता तो बिल्कुल सही जवाब है। अमर्त्य हो गए, अजर हो गए, देवता हो गए, त्रिदश हो गए, ये सारे के सारे देव के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आध्यादीन, अभ्यर्थन, अभ्यर्थना, अधिवर्धन। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी अभ्यर्थना तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? यह अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, और इस होमवर्क के प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में जो है कि कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।